दोस्तों आज हम उपस्थित हैं मनोविज्ञान के नया टॉपिक समायोजन के साथ। समायोजन ऐसा टॉपिक है, इसमें से हर एग्जाम में प्रश्न आता है और वो भी व्यवहारिक तौर पर आता है। तो हमें सबसे पहले तो एक बात सबसे बड़ी ध्यान में रखनी है कि हमें पूरी तरह से समझना है, जब तक आगे नहीं बढ़ना है। मनोविज्ञान की सबसे पहली विशेषता है कि आप लोग जब तक इसे समझोगे नहीं, व्यवहार में नहीं लाओगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगी। रट सकते हो, रटने से काम नहीं चलेगा। मैं पुनः बता रहा हूँ, हमारी परीक्षा में अप्लाइड बेस पर सारे प्रश्न मिलेंगे और ऐसी स्थिति में हमें समझना है, समझ करके पूरा सिस्टम सेट करना है साइकोलॉजी के अंदर। रटने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हमें मनोविज्ञान के साथ जीना पड़ेगा। व्यवहार में लाओ, जितना व्यवहार में लाओगे मनोविज्ञान उतना ही आसान होता चला जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, समझना है। मैं आप लोगों को इस समायोजन में बहुत सारे व्यवहारिक उदाहरणों से क्लियर करूंगा। आप समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझना, वीडियो को पुनः रिपीट करके देखना, ताकि जब तक मत छोड़ना इसको जब तक कि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाए। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे समायोजन क्या है, समायोजन कितने प्रकार का होता है, समायोजन के कौन कौन से तरीके होते हैं करने के, और हम पढ़ेंगे समायोजन की रक्षा युक्तियां, ये पढ़ेंगे इसमें से। तो टॉपिक है हमारा समायोजन। तो समायोजन जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द है सम और एक है आयोजन। दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आयोजन। यहां पर एक शब्द है सम, एक है आयोजन। सम का अर्थ है अच्छी तरह से, सम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से। आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्थित होना। आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्थित होना, अर्थात इसे मैं मिलाकर यह कहूं तो समायोजन का शाब्दिक अर्थ होगा अच्छी तरह से व्यवस्थित होना। अच्छी तरह से इसका मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को समय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार सही तरह से व्यवस्थित कर ले तो कहलाएगा समायोजन कहलाएगा। यानी अपने आप को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना क्या कहलाएगा, समायोजन। या मैं ये कह दूं, ये मान लीजिए एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति अपने आप को या अपने विचारों को, एक व्यक्ति या जब कोई व्यक्ति अपने आप को या अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु या स्थान या स्थिति या परिस्थिति कि अनुकूल यदि अपने आप को कर ले तो वो कहलाएगा समायोजन। मैं ये कहूं कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को या अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति या परिस्थिति के अनुकूल कर ले, ढाल ले, तो वो कहलाएगा समायोजन कहलाएगा। यानी अपने आप को किसी सिचुएशन के अनुसार परिवर्तन कर ले तो वो क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। अब एक व्यक्ति है, अपने आप को ढालेगा, अपने आप का मतलब शारीरिक रूप से और अपने विचारों का मतलब मानसिक रूप से, तो व्यक्ति समायोजित शारीरिक रूप से भी होगा और मानसिक रूप से, दोनों तरीके से होगा। तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, स्थान के साथ, स्थिति के साथ, परिस्थिति के साथ अपने आप को ढाल ले, परिवर्तन कर ले, तो वो कहलाएगा समायोजन। समायोजन में एक बात ध्यान रखना कि हम समायोजित तो दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं होते, हम दूसरे को हमारे अकॉर्डिंग समायोजित करते हैं, जो कि सबसे गलत तरीका है। ये समायोजन का सबसे पहला तरीका है खुद को दूसरे के अकॉर्डिंग ढालो तो समायोजन होगा। दूसरा को हम अपने अनुसार ढालते हैं, ये समायोजन इसमें नहीं आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बालक है और बालक का नाम है राकेश। उदाहरण समझना समायोजन का, एक बालक है, नाम राकेश है। ये बालक ने सीनियर पास कर ली और सीनियर पास करने के बाद में इस बालक ने नीट का एग्जाम दिया और नीट का एग्जाम पहली बार दिया, बेचारा असफल हो गया। इसने सोचा चलो पहला प्रयास है, कोई दिक्कत नहीं, अगला प्रयास करते हैं, इस बार सफल हो जाएं। अगली बार फिर बेचारे इस बालक ने नीट का एग्जाम दिया, फिर असफल हो गया। इसने सोचा चलो इस बार कुछ कमियां रहेगी, उनको निकाल करके अगली बार फिर बढ़िया तरीके से तैयारी करके एग्जाम दूंगा। पुनः तैयारी की, बढ़िया तरीके से फिर एग्जाम दिया और फिर भी ये बालक
राकेश असफल हो गया नीट में। अब ये बालक हर बार असफल, हर बार असफल, हर बार असफल, तो बताओ इसमें तनाव आएगा, तनाव आएगा तो कुसमायोजन का शिकार होगा। तो बताओ अब ये बालक समायोजित हो गया, कुसमायोजित होगा, कुसमायोजित। अब यदि इस बालक राकेश को यदि अपना समायोजन करना है तो क्या करना पड़ेगा? अब ये बालक राकेश इस नीट की तैयारी को तो छोड़ दे, एक साइड कर दे, और यदि ये बालक अपने आप को समायोजित करना चाहेगा तो ये बालक सोचेगा राकेश कि मुझे पहले तो करनी चाहिए बीएससी और फिर मुझे करनी चाहिए एमएससी, नेट स्लेट आदि करके, और मुझे कॉलेज लेक्चरर बन जाना चाहिए। इस बालक राकेश ने ऐसा ही किया, आगे चल के बीएससी की, एमएससी की, और आगे चल के कॉलेज लेक्चरर बन गया। तो बताओ इस राकेश ने अपना समायोजन किया या कुसमायोजन किया? समायोजन किया। तो समायोजन का मतलब होता है अपने आप को ढालना, खुद को ढालना, खुद को डालना स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, तो वो क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। तो समायोजन कहेंगे जब कोई व्यक्ति अपने आप को या अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति या परिस्थिति के अनुसार ढाल ले, परिवर्तन कर ले, तो वो कहलाएगा समायोजन। और समायोजन होता है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समायोजन होता है स्वयं के साथ समायोजन। नंबर 1 होता है स्वयं के साथ समायोजन, दूसरा होता है सामाजिक समायोजन, दूसरा प्रकार है सामाजिक समायोजन, और तीसरा प्रकार होता है समायोजन का जैविक समायोजन। नंबर 1 स्वयं के साथ, नंबर 2 सामाजिक, और नंबर 3 जैविक। स्वयं के साथ समायोजन कहलाएगा कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को व्यवस्थित कर ले, ढाल ले, तो वो कहलाएगा स्वयं के साथ। जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को, मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति रहता है हिंडौन में, और इस हिंडौन के व्यक्ति को आज की डेट में मैं ले जाऊं नाइजीरिया। कहां पर ले जाऊं? नाइजीरिया। और नाइजीरिया ले गया, यहां का टेम्परेचर अलग, हिंडौन का टेम्परेचर अलग और नाइजीरिया का टेम्परेचर अलग। अब यहां से निकाल करके मैं बालक को ले गया नाइजीरिया, और वहां जाकर के यदि ये बालक जाते ही बीमार हो गया, तो बताओ इस बालक का समायोजन होगा या कुसमायोजन होगा? कुसमायोजन होगा। यदि ये बालक जाते ही वहां पर अपने आप को अनुकूलित कर लिया, ढाल लिया, और वहां की परिस्थितियों के अनुसार एडजस्टमेंट हो गया, तो इस बालक का क्या हो जाएगा? समायोजन हो। किसके साथ समायोजन हुआ? स्वयं के साथ। तो ये कौन सा वाला समायोजन कहलाएगा? ये स्वयं के साथ समायोजन कहलाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक उदाहरण दिया राकेश का, जो नीट की एग्जाम देता है। बताओ उस बालक ने इन तीनों में से कौन सा वाला समायोजन किया? उस बालक ने किया स्वयं के साथ समायोजन। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को ढाल ले, परिवर्तन कर ले, वो कहलाएगा स्वयं के साथ समायोजन। एक होता है सामाजिक, यानी समाज के लोगों के साथ यदि अपने आप को ढाल ले, परिवर्तन कर ले, व्यवस्थित कर ले, तो वो सामाजिक। और यदि कोई व्यक्ति जीव जंतुओं के साथ यदि अपने आप को ढाल ले, समायोजित कर ले, तो वो कहलाएगा जैविक समायोजन कहलाएगा। तो मित्रों समायोजन 3 प्रकार का होगा, एक तो स्वयं के साथ, एक सामाजिक और एक जैविक। अपने आप को ढाल ले वो ये, समाज के लोगों के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट कर ले वो ये, और प्रकृति के हर घटक या जीव जंतुओं के साथ यदि अपने आप को समायोजित कर ले तो जैविक समायोजन कहलाता है। अब समायोजन करने के तरीके होते हैं 2। समायोजन करने के तरीके कितने होते हैं? 2, और 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष तरीका। कौन सा तरीका होता है? प्रत्यक्ष। और दूसरा तरीका होता है अप्रत्यक्ष तरीका। समायोजन करने के 2 तरीके, एक तो होता है प्रत्यक्ष तरीका और एक होता है अप्रत्यक्ष तरीका। अब मेरे हिसाब से प्रत्यक्ष तरीका तो वो होगा जिसमें हम आमने सामने डायरेक्ट यदि किसी से समायोजित कर लें तो वो ये, और किसी को माध्यम बना करके इनडायरेक्टली यदि समायोजन करें तो ये वाला होगा। प्रत्यक्ष तरीके में आमने सामने होगा, और प्रत्यक्ष तरीका मेरे हिसाब से होता है 3 तरीके का। समायोजन का प्रत्यक्ष जो तरीका होता है या प्रत्यक्ष जो समायोजन होता है वो मेरे हिसाब से 3 तरीके का होगा। कैसे होगा? जैसे देखो, नंबर 1 तो है, जैसे मान लीजिए एक तो ए व्यक्ति है और एक है बी। अब एक तो ए व्यक्ति है और एक है बी। यदि ए व्यक्ति ये तो जाना चाहता है दिल्ली, कहां जाना चाहता है? दिल्ली। और बी जाना चाहता है मुंबई, कहां जाना चाहता है? मुंबई।
ए और बी मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। अब ये अपना खुद का समायोजन करेंगे तो कैसे होगा? देखो, ए तो दिल्ली जाने के लिए बोल रहा है, बी मुंबई जाने के लिए बोल रहा है। अब बताओ इन दोनों का समायोजन होगा क्या? यदि ये दिल्ली चला जाए, ये मुंबई चला जाए, समायोजन होगा क्या? नहीं होगा। यदि इनको समायोजन करना है अपना तो क्या करना पड़ेगा? या तो बी को ए के अनुसार ढलना पड़ेगा या ए को बी के अनुसार ढलना पड़ेगा, तो समायोजन हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या करें कि ये ए है ना, ये ए बी के अकॉर्डिंग यदि ढल जाए, ये ए बी के अनुसार ढल जाए, यानी अपना दिल्ली जाने का प्लान तो कर दे कैंसिल और बी के साथ मुंबई चला जाए, तो बता दोनों का समायोजन होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से समायोजन हो जाएगा। तो ये तो पहले तरीके में आएगा। दूसरा तरीका होता है यदि बी है और बी यदि ए के अनुसार ढल जाए तो भी समायोजन हो जाएगा। जैसे ए तो दिल्ली जाने के लिए कह रहा है, बी मुंबई जाने के लिए कह रहा है। अब क्या करे? बी अपनी शर्त को कर दे 0 और ए के साथ ये कहां चला जाए? दिल्ली चला जाए, तो बताओ समायोजन होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से समायोजन हो जाएगा। दो व्यक्ति हैं, या तो मैं अगले की 100% बात को मान लो तो समायोजन, या अगला मेरी बात को 100% मान ले तो समायोजन हो जाएगा। या तीसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि 50% मैं तेरी मानू, 50% तू मेरी मान, यानी 2 कदम मैं तेरी ओर चलूं, 2 कदम तू मेरी ओर चल के आ, तो समायोजन हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए ए और बी हैं, ये दोनों, ये दिल्ली जाना चाहता है, ये मुंबई जाना चाहता है। अब यदि इनको समायोजन करना है तो क्या करें? ये दिल्ली जाने का भी प्लान कैंसिल कर दे, ये मुंबई जाने का भी प्लान कैंसिल कर दे और ये दोनों बीच का कोई रास्ता निकाल लें, यानी दोनों ने दिल्ली और मुंबई जाना कर दिया कैंसिल और गोवा चले गए दोनों, तो बता बीच का रास्ता निकाल लिया, दोनों सहमत हो गए। तो बताओ ये भी समायोजन करने का क्या होता है? एक तरीका होता है। तो मेरे हिसाब से समायोजन प्रत्यक्ष 3 तरीके से हो सकता है। या तो ए बी के अनुसार ढल जाए तो समायोजन, या बी ए के अनुसार ढल जाए तो समायोजन, या ए और बी दोनों आपस में मिल जाएं कि 50% मेरी चलेगी, 50% तेरी चलेगी, 2 कदम तू और 2 कदम हम आए, तो भी समायोजन हो जाएगा। अब मैं इसको और व्यवहारिक तौर पर थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं और व्यवहारिक तौर पर लूंगा इसको थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ए, ये समायोजन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए एक आपने सुना होगा भारतीय क्रिकेट टीम का बहुत बढ़िया खिलाड़ी था सचिन तेंदुलकर और उसकी पत्नी थी अंजलि। सचिन तेंदुलकर बहुत बढ़िया क्रिकेटर था और उसकी अंजलि पत्नी थी, ये थी डॉक्टर। अब ये क्रिकेटर और ये डॉक्टर, बता दोनों में तालमेल रहेगा क्या? दोनों में समायोजन रहेगा क्या? जीवन में नहीं रहेगा। ये क्रिकेट खेलेगा और ये डॉक्टरी का कार्य करेगी, तो बता समायोजन होगा क्या? नहीं। और ऐसी स्थिति में यदि इन दोनों का समायोजन करना है, वो भी प्रत्यक्ष वाला करना है, तो क्या करना पड़ेगा? किसी एक आदमी को अपना लक्ष्य 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब सचिन तेंदुलकर अंजलि में से अंजलि ने अपना डॉक्टरी का कार्य छोड़ दिया और सीधे किसके अकॉर्डिंग ढल गई? सचिन तेंदुलकर के अकॉर्डिंग ढल गई। एक बात बताओ, आप यदि टीचर बन जाओ, रीट की एग्जाम दो और रीट की एग्जाम के बाद टीचर बन जाए और आपसे कोई कह दिया कि इसको छोड़ दो, छोड़ सकते और नहीं छोड़ सकते। लेकिन अंजलि ने डॉक्टरी की परीक्षा पास की, डॉक्टर बन गई और डॉक्टरी बनने के बाद में फिर कोई कह दे कि डॉक्टरी छोड़ दे तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन इसने अपने लक्ष्यों को 0 कर लिया। एक आएगा इसमें लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन किसने किया? अंजलि ने किया। किसने किया? अंजलि ने। तो अंजलि ने अपनी डॉक्टरी का कार्य छोड़ करके सीधे किसके अकॉर्डिंग ढल गई? सचिन तेंदुलकर के अकॉर्डिंग ढल गई। तो था इन दोनों के जीवन में समायोजन हुआ या कुसमायोजन? समायोजन होगा। दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं लूं तो एक मुक्केबाज थी मैरी कॉम और उसके पति थे, एक तो मैरी कॉम और एक उसके पति। ये मैरी कॉम मुक्केबाज थी, उसके पति फुटबॉल के खिलाड़ी थे, इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। और इसके पति को लगा कि मैं इतना बढ़िया नहीं खेल सकता, फुटबॉल के क्षेत्र में इतना बढ़िया नाम नहीं कमा सकता जितना कि मैरी कॉम मुक्केबाजी के क्षेत्र में नाम कमाएगी, बॉक्सिंग के क्षेत्र में नाम कमाएगी। तो इसने क्या किया? अपने लक्ष्य को किया 0, अपना फुटबॉल खेलना छोड़ दिया और किसके अकॉर्डिंग ढल गया? ये मैरी कॉम के अकॉर्डिंग ढल गया। अपनी सारी शर्त 0 कर दी
और किसके साथ जुट गया? मैरी कॉम के साथ। इसे लगा कि आगे चल के ये अच्छा का नाम रोशन करेगा। मैरी कॉम को भी लगा कि मैं आगे चल के बहुत बढ़िया कार्य कर सकती हूँ। तो इसके पति ने अपने लक्ष्य 0 कर दिया, मैरी कॉम के अकॉर्डिंग ढल गया। तो बता दोनों की लाइफ में समायोजन हुआ या कुसमायोजन हुआ? समायोजन हो गया। एक बात हम कहते हैं, हमारे बहुत सी सुनने में आता है कि एक सफल पुरुष के पीछे किसका हाथ होता है? महिला का हाथ होता है। लेकिन हम ये इतना ही कहकर छोड़ देते हैं, पंक्ति आधी रह जाती है। लेकिन ध्यान रखना, एक सफल महिला के पीछे भी किसका हाथ होता है? पुरुष का हाथ होता है। तो ध्यान रखना कि दोनों के जीवन पर समायोजन हुआ, कुसमायोजन हुआ। समायोजन एक एग्जाम्पल तो ये है, सचिन तेंदुलकर और अंजलि वाला। दोनों की लाइफ में यदि व्यवस्थित होना है, दोनों को समायोजन करना है, तो एक को ढलना पड़ेगा। अंजलि ने अपने लक्ष्यों को 0 कर दिया, सचिन के अकॉर्डिंग ढल गई। इधर मैरी कॉम और उसके पति में से इसके पति ने अपने लक्ष्यों को 0 कर दिया और किसके अकॉर्डिंग ढल गया? ये मैरी कॉम के। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है, आपने सुना होगा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे सौरभ गांगुली और उसकी पत्नी थी डोना। ये डोना पश्चिम बंगाल में भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। ये खूब शो करती थी। ये इधर क्रिकेटर था। अब ये क्रिकेट खेले और ये अपने शो करे भरतनाट्यम के। दोनों का अलग अलग लाइफ, अलग अलग क्षेत्र हो गया। अब दोनों के जीवन में समायोजन होगा क्या? नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया? ये तरीका अपनाया, प्रत्यक्ष समायोजन का तीसरा तरीका अपनाया सौरभ गांगुली और डोना ने। क्या किया कि 50% मैं तेरी मान और 50% तू मेरी मान। इसका मतलब 2 कदम मैं चल के आऊं, 2 कदम तू चल के आ। तो फिर इनके जीवन में समायोजन हुआ। और बिल्कुल ये इसी तरह से दोनों ने समायोजन किया। 50% इसने इसकी माना, इसने 50% इसकी माना, दोनों के लाइफ में समायोजन हो गया। आज भी सौरभ गांगुली बीसीसीआई का अध्यक्ष है, वर्तमान में भी। और वर्तमान में डोना भी भरतनाट्यम के खूब शो करती है। तो बताओ दोनों के जीवन में समायोजन हुआ या कुसमायोजन? समायोजन हुआ। कौन से तरीके से? तीसरे तरीके से हुआ। और मैं यदि बताऊं आप लोगों के लिए, आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा, भारतीय क्रिकेट टीम का वर्तमान कप्तान है। वो तो खुद क्रिकेटर है। और इसकी शादी हुई अभिनेत्री है अनुष्का शर्मा से। अनुष्का शर्मा एक फिल्म अभिनेत्री है। दोनों का अलग अलग क्षेत्र हो गया। अब यदि दोनों का समायोजन करना है तो किसी एक को अपने लक्ष्य को 0 करना पड़ेगा इन तीनों में से। तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के मध्य में जो समायोजन हुआ वो ये तरीके वाला हुआ, तीसरे तरीके वाला, कि 50% मैं तेरी मानू, 50% तो मेरी मान। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष समायोजन 3 तरीके से हो सकता है मेरे हिसाब से। और चौथा कोई तरीका नहीं होता। या तो ए बी के अनुसार ढल जाए या बी ए के अनुसार ढल जाए, या ए और बी दोनों मिलकर के 50-50 पर राजी हो जाएं, सहमत हो जाएं, तो समायोजन हो सकता है। और किताबी तौर पर यदि हम देखें, किताबी तौर पर यदि देखें तो प्रत्यक्ष समायोजन होता है 4 तरीके से होगा। नंबर 1 है बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर करना। नंबर 2 है अन्य मार्ग अपनाना, या मैं ये कह दूं वैकल्पिक मार्ग अपनाना। और तीसरा होता है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। और चौथा होता है विश्लेषण व निर्णय। बताओ प्रत्यक्ष तरीके कितने होते हैं समायोजन करने के? 4। नंबर 1 होगा बाधाओं को दूर करना, दूसरा होगा अन्य मार्ग अपनाना या वैकल्पिक मार्ग अपनाना, तीसरा होगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, और चौथा होगा विश्लेषण और निर्णय। यदि हमारे सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आई, हमने डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उसे दूर कर दिया, समस्या हमें दिखी, हमने डायरेक्ट दूर कर दिया, तो वो कौन सा तरीका होगा? ये। और यदि हमारे सामने कोई समस्या है, हम डायरेक्ट यदि समायोजन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और हमने थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज करके हमने समायोजन कर लिया, तो वो कौन सा कहलाएगा? ये। समायोजन में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम दूसरे रास्ते से उसको समायोजित कर लें, लेकिन समायोजन होगा डायरेक्ट ही, प्रत्यक्ष ही होगा। कैसे? जैसे तुम्हारे सामने आम का पेड़ है और उसमें से आप लोग आम तोड़ना चाहते हो, आपने वैसे प्रयास किया, नहीं टूटा, आप क्या करोगे? छड़ी लिया आपने, छड़ी से भी प्रयास किया, नहीं टूटा, आप क्या करोगे? पत्थर मारोगे, पत्थर के द्वारा आपने आम तोड़ लिया। बताओ समायोजन प्रत्यक्ष हुआ या प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। लेकिन कौन से तरीके से? अन्य मार्ग अपनाना या वैकल्पिक रास्तों के द्वारा आप लोगों ने समायोजन किया। एक होता है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन,
लक्ष्यों का प्रतिस्थापन का मतलब होता है, एक तो होता है लक्ष्य और एक होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये, यानी एक व्यक्ति दूसरे के अनुसार ढल जाए या दूसरा व्यक्ति एक के अनुसार ढल जाए, या मैं एक अपने बड़े लक्ष्य उसका छोटा कर लेना, भी क्या कहलाएगा? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कहलाएगा। जैसे मैं एक बिल्कुल सटीक उदाहरण दे दूं आप लोगों के लिए कि मान लीजिए कोई खिलाड़ी है और इस खिलाड़ी का डेब्यू मैच है, भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया, पहला मैच खेलेगा और पहला मैच भी है इस खिलाड़ी का पाकिस्तान के खिलाफ है, डेब्यू मैच, पहला मैच। अब ये बड़ा उत्सुक होगा, सुबह का इंतजार करेगा, सुबह हो गया, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले ही मैदान में भयंकर बरसात हो गई और बरसात भी ऐसी हुई कि अंपायरों को डिसीजन लेना पड़ा कि ये मैच होगा नहीं और रद्द कर दिया। अब बताओ इसको दुख होगा नहीं होगा? कुसमाजित शिकार होगा नहीं होगा? लेकिन अपने आप को समाजित करने के लिए क्या करेगा? अपने लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करेगा। और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कैसे होगा कि ये खिलाड़ी अब पेवेलियन में ही यदि शतरंज खेल करके अपने आप को समायोजित कर लेगा, कहां तो क्रिकेट खेलना था इसको, अब क्रिकेट तो नहीं खेल पाएगा, परिस्थिति ऐसी बन गई, अब ये क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसने शतरंज खेल करके ही यदि इस खिलाड़ी ने अपने आप को शांत किया, समायोजित किया, तो वो कहलाएगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। और एक होता है विश्लेषण और निर्णय। विश्लेषण और निर्णय में क्या होगा? विश्लेषण और निर्णय करके भी हम समायोजित होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से गार्जियंस होते हैं, 10वीं 12वीं कक्षा का रिजल्ट आने के बाद गार्जियंस बड़े दुविधा में होते हैं कि बेटे को मैथ दिलाई जाए या बायो दिलाई जाए या आर्ट में रखा जाए, या आर्ट या मैथ आगे पढ़ने के बाद उसे डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, या आरएस बनाया जाए, आईएएस बनाया, क्या बनाया जाए, बड़े दुविधा में रहते हैं। और गार्जियंस विश्लेषण नहीं कर पाते और न सही तरीके से निर्णय ले पाते हैं। और यदि समायोजन होना है तो पहले विश्लेषण करना पड़ेगा, मुझे बालक को क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, कौन से क्षेत्र में ले जाना है, कौन से क्षेत्र में क्या करवाना है, सबसे पहले विश्लेषण करे। और विश्लेषण करने के बाद में निर्णय लेगा तो 100% व्यक्ति कैसा हो जाएगा? समायोजित हो जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष तरीके होते हैं, किताबी तौर पर देखें तो 4। नंबर 1 होगा बाधाओं को दूर करना, दूसरा होगा अन्य मार्ग या वैकल्पिक रास्ते के द्वारा समायोजन करना, तीसरा होगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और चौथा होगा विश्लेषण और निर्णय करना। अब आगे यदि हम देखें, ये तो प्रत्यक्ष तरीके हो गए समायोजन करने के, एक होता है अप्रत्यक्ष तरीका। और अप्रत्यक्ष तरीके में क्या होगा कि कोई व्यक्ति है डायरेक्ट समायोजन नहीं कर पा रहा है, आमने सामने है, डायरेक्ट समायोजन नहीं हो पा रहा है, और वो दोनों व्यक्ति किसी थर्ड आदमी के द्वारा यदि अपने आप को समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं, या मैं ये कह दूं जिनका आमने सामने सीधा सीधा समायोजन नहीं हो तो कुसमायोजन होगा, और कुसमायोजन होगा तो व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा, और मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो उसकी रक्षा करेगा। और जब व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कुछ युक्तियों का सहारा लेगा, किसका सहारा लेगा? युक्तियों का सहारा लेगा, वो युक्तियां ही क्या कहलाएंगी? रक्षा युक्तियां कहलाएंगी। तो रक्षा युक्तियों के द्वारा हम कौन सा समायोजन करेंगे? अप्रत्यक्ष। मैं ये कह दूं रक्षा युक्तियों के द्वारा होता समायोजन कौन सा होगा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष होगा। या रक्षा युक्ति समायोजन करने का कौन सा तरीका है? अप्रत्यक्ष तरीका है। तो हमारे सिलेबस में बहुत सारी रक्षा युक्तियां हैं, हमें पढ़ना है, समझना है, आप कोशिश करना समझने की। देखो एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे ना वो बड़े ही व्यवस्थित और सटीक तरीके से पूछेगा, बना करके पूछेगा, किताबी उदाहरण एक भी नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा व्यवहारिक उदाहरणों से जोड़ने की, और मैं एक उदाहरण से नहीं आएगा, दूसरा उदाहरण दूंगा, व्यवहारिक तौर पर समझाऊंगा, तीसरा दूंगा, चौथा दूंगा, तब तक देता रहूंगा जब तक कि आप लोगों की वो समझ में नहीं आ जाता। तो समझने का प्रयास करना। आगे हम पढ़ेंगे रक्षा युक्तियां, और रक्षा युक्तियां को हम कहते हैं व्यूह रचनाएं भी कहते हैं, या व्यूह रचनाएं, या मनोरचनाएं भी कहते हैं इनको। इनको इंग्लिश में मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस भी कहते हैं। अब रक्षा युक्तियां हमारी बहुत सारी हैं, एक तो दमन है, एक समन है, एक आक्रामकता है, विस्थापन है,
प्रक्षेपण है, युक्तिकरण है, देवास्वप्न है, आक्रामकता, तदात्मीकरण है, आत्मीकरण है, उदात्तीकरण है, प्रतिक्रिया निर्माण है, पलायन है, क्षतिपूर्ति, बहुत सारी रक्षा युक्तियां, सबको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले मैं 2 रक्षा युक्तियों को पढ़ाऊंगा। नंबर 1 तो है दमन और एक होता है समन। इसको तो इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रेशन और इसको इंग्लिश में बोलेंगे सुप्रेशन। ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण रक्षा युक्तियां, एक तो होता है दमन और एक होता है समन। इच्छाओं को दबाना दमन कहलाएगा और इच्छाओं को दबाना भी समन कहलाएगा, लेकिन अंतर क्या है, दमन क्या होगा और समन कहां पर होगा, ध्यान से समझना। मैं दोनों को कंपैरिजन रूप से पढ़ाऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। दमन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को यदि बलपूर्वक दबाएगा, कैसे दबाएगा, बलपूर्वक। जब कोई व्यक्ति है और व्यक्ति अपनी इच्छा को बलपूर्वक दबाएगा, जबरदस्ती से दबाएगा, तो वहां पर होगा दमन। और जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को यदि शांतिपूर्वक दबाएगा तो कहलाएगा समन। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को बलपूर्वक दबाएगा तो दमन और शांतिपूर्वक दबाएगा तो समन। अब दमन और समन के उदाहरण समझना ध्यान से। इच्छा को यदि मेरी कोई इच्छा हुई, उसको मैंने जोर जबरदस्ती से दबा दिया तो ये, और मैंने इच्छा को धीरे से दबाया, शांतिपूर्वक दबाया तो ये। इसमें ध्यान रखना, इच्छा को किसी दूसरे के अनुसार दबाया जाएगा, दूसरे के दबाव में हम आकर के दबाएंगे इसमें, और इसमें आदमी खुद अपनी इच्छा से ही दबा लेगा, इच्छा का खुद सोच विचार करके दमन कर लेगा, शांत कर लेगा इच्छा को, वो कहलाएगा समन। तो जब इच्छा का बलपूर्वक दबाया जाए तो दमन और शांतिपूर्वक दबाया जाए तो समन कहलाएगा। उदाहरण समझना, जैसे मान लीजिए हमारी क्लास है और इस क्लास में इधर तो बैठे हुए हैं लड़के और इधर बैठी हुई हैं लड़कियां। इधर लड़के बैठे हुए हैं, इधर लड़कियां बैठी हुई हैं। अब ये लड़के बार बार किधर झांकते रहते हैं, ताकते रहते हैं लड़कियों की ओर। ये लड़के बार बार किधर देखते हैं, लड़कियों की ओर। अब मैंने एक आदमी को इन सबके सामने बिठा दिया और उस आदमी के हाथ में दे दी एक बंदूक, या मैं AK-47 ला करके दे दी और उस आदमी से बोल दिया, जैसे ये छोरे इन छोरियों की ओर देखते हैं ना, सीधा शूट करना है तुझे। अब बताओ, ये लड़के लड़कियों की ओर देखेंगे? अब बताओ, अपनी इच्छा का इन लड़कों को क्या करना पड़ेगा, दमन या समन? दमन करना पड़ेगा। बताओ, ये लड़के राजी से रुके या गैर राजी से? गैर राजी से रुके। खुद के दूसरे के प्रेशर में आकर रुके, खुद की इच्छा से रुके, दूसरे के प्रेशर में आकर रुके। तो बताओ, इस वाले एग्जाम्पल में दमन होगा या समन होगा? इसमें होगा दमन। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे के प्रेशर में आकर के और अपनी इच्छा का दमन कर ले या बलपूर्वक दबाए तो कहलाएगा दमन कहलाएगा। या अब एक कंडीशन ऐसी है, मान ले लड़के लड़कियां हैं, ये लड़के इधर देखते रहते हैं लड़कियों को, मैंने समझा दिया बेटा देख ये अपनी बहन के समान है और इनके साथ थोड़ा सही तरीके से रहा करो, बढ़िया तरीके से व्यवहार किया करो और भाई बहन के समान रहा करो, ठीक है ना, ताका जाकी का कार्य कोई नहीं करेगा। अब मैंने समझा दिया, बालकों ने समझ लिया कि साहब कोई दिक्कत नहीं साहब, हम तो बिल्कुल नहीं देखेंगे और देखते भी नहीं है, और उन्होंने खुद की इच्छा को शांतिपूर्वक दबा लिया, समझा लिया। तो बताओ ये क्या कहलाएगा? समन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समन। एक मैंने कहा कि छोरा तुम में से यदि किसी ने भी छोरी की ओर देखा तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। और आप लोग क्या सोचोगे, क्या पता इस राक्षस का तोड़ दे हाथ पैर? आप लोगों ने बिल्कुल देखना बंद कर दिया। अब बताओ, तुम लोगों ने इच्छा का दमन किया है, समन किया? दमन किया, क्योंकि दूसरे के प्रेशर में आकर के तुम लोगों ने अपनी इच्छा को दबाया। तो ध्यान रखना, जब किसी की प्रेशर में आकर के हम इच्छा को दबाएं या बलपूर्वक दबाया जाए तो दमन, और धीरे से शांतिपूर्वक दबाया जाए तो समन कहलाएगा। और एग्जाम्पल समझना, मान लीजिए ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति की उम्र है 40 साल, और किसी व्यक्ति ने इसको इतना मोटिवेट कर दिया कि इसकी इच्छा हो गई IAS बनने की। क्या इच्छा हो गई? IAS बनने की। इसने ठान लिया कि मुझे IAS बनना, 100% IAS बनना, चाहे कुछ भी हो जा, कितना भी पढ़ना पड़े, कैसा भी पढ़ना पड़े। ध्यान रखना, रीट में ज्यादा घंटे पढ़ने पड़ेंगे IAS की तैयारी के लिए। IAS की तैयारी के लिए
लेकिन रीट भी ध्यान रखना आजकल आरएस आईएएस से कम नहीं है, खूब अच्छी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। और आपको बहुत जल्दी आने वाला एक वीडियो मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि रीट में कितनी एग्जाम होंगी, एक होगी या दो होगी, दो एग्जाम होंगी या एक होंगी, कौन सा सिलेबस रहेगा और कौन से सिलेबस को कैसे पढ़ना है, रीट में कितने घंटे पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए। आपके लिए बहुत बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। तो एक व्यक्ति है आईएएस की तैयारी के लिए बढ़िया मानस बना लिया, उम्र है 40 साल। अब इसने देखा कि यार मैं आईएएस कैसे दे सकता हूं, आईएएस के लिए तो 35 साल होती है, ओवर एज हो जाता है 35 साल के बाद तो। अब बताओ इस व्यक्ति को अपनी इच्छा का क्या करना पड़ेगा, दमन या समन, दमन करना पड़ेगा जबरदस्ती से अपनी इच्छा को, क्योंकि पता है उम्र 40 हो गई और इसके लिए अधिकतम कितनी होती है 35। अब इससे क्या करना पड़ेगा, अपनी इच्छा का दमन करना पड़ेगा। और एक वैसे समझ जाए, वैसे मान जाए तो क्या कहलाएगा, समन कहलाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा दमन और समन। अगला एग्जाम्पल थोड़ा और समझना, दोनों क्लियर हो जाएंगे सही तरीके से। ये एक लड़का है, इधर है एक लड़की, दोनों आपस में बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं। दोनों की इच्छा है कि हमारी शादी हो जाए, लड़का भी चाहता है लड़की भी चाहते हैं। ये लड़का रोज रोज इस लड़की की गलियों में चक्कर काटता रहता है। अब इस लड़की के घर वालों ने इस लड़की की कर दी शादी। ठीक है साहब, शादी हो गई। अब शादी हो गई तो ये लड़का फिर भी इस लड़की की गलियों में रोज रोज चक्कर काटता है, रोज रोज चक्कर काटता है। अब बताओ इस लड़के को अपनी इच्छा को क्या करना पड़ेगा, दमन या समन, दमन करना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है अब होगा भी क्या, शादी हो गई, अब तो है भी कौन या कोई भी नहीं, अब तो आने से फायदा भी क्या है। अब बताओ इस लड़के को अपनी इच्छा का दमन करना पड़ेगा या समन, दमन करना पड़ेगा। तो जब इच्छा को बलपूर्वक दबाया जाए तो क्या कहलाएगा, दमन, और जब इच्छा को धीरे से शांतिपूर्वक दबाया जाए तो कहलाएगा समन कहलाएगा। अब एक ये ऐसे सोच ले, लड़का लड़की दोनों हैं, घर वालों ने वैसे समझा दी छोरे इधर नहीं आएगा बिल्कुल, तो अब ये क्या कहेगा कि ठीक है साहब हम तो नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे ये डायरेक्ट अपनी इच्छा को शांतिपूर्वक दबा ले, भाई नहीं जाना तो नहीं जाना। तो बताओ इस लड़के ने अपनी इच्छा का क्या किया, फिर समन। तो ध्यान से सुनना, बलपूर्वक दबाया जाएगा तो दमन, और शांतिपूर्वक यदि दबाया जाएगा तो समन कहलाएगा। इसमें हम दूसरे के प्रेशर में आकर काम करेंगे, इसमें आदमी खुद ही कर लेगा। तो ध्यान रखना दोनों अच्छी रक्षा युक्तियां हैं। इससे आगे अगली जो रक्षा युक्तियां हैं, एक तो है आक्रामकता और एक है विस्थापन। ध्यान से सुनना, इसको तो इंग्लिश में बोलेंगे अग्रेसिव या अग्रेशन, और इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। दो रक्षा युक्तियां हैं, एक तो है आक्रामकता और एक है विस्थापन। अति महत्वपूर्ण रक्षा युक्तियां हैं, ध्यान से सुनना, अंतर समझने की कोशिश करना। आक्रामकता तो कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी पर यदि सीधे सीधे हावी हो जाए, सीधे सीधे हावी होना कहलाएगा आक्रामकता। मुझे गुस्सा इस पर आया है तो मैं मेरे गुस्से का प्रदर्शन डायरेक्ट इसी के ऊपर करूं तो कहलाएगा आक्रामकता। तो जब कोई व्यक्ति अपने गुस्से का प्रदर्शन सीधा सीधा करे तो कहलाएगा आक्रामकता, और जब कोई व्यक्ति अपने गुस्से का प्रदर्शन किसी दूसरे आदमी पर करे तो कहलाएगा विस्थापन। यानी जिस पर गुस्सा आया है उस पर डायरेक्ट गुस्से का प्रदर्शन करना तो कहलाएगा ये, और मुझे गुस्सा आया इस पर तो इससे तो कुछ भी नहीं कहूंगा और मैं गुस्से का प्रदर्शन किसी दूसरे आदमी पर करूंगा तो कहलाएगा विस्थापन कहलाएगा। ध्यान से सुनना, जब कोई व्यक्ति अपने गुस्से का प्रदर्शन सीधा सीधा करे तो आक्रामकता, और अपने गुस्से का प्रदर्शन किसी दूसरे आदमी पर करे तो कहलाएगा विस्थापन। अब एक एग्जाम्पल से मैं आक्रामकता और विस्थापन दोनों शब्दों को क्लियर करूंगा, आगे और बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे। मान लीजिए ये स्कूल है और इस स्कूल में 7 टीचर कार्यरत हैं। कितने अध्यापक हैं? 7।
7 में से मान लीजिए 4 मैडम और 3 पुरुष टीचर, 4 महिला टीचर 3 पुरुष टीचर। अब ध्यान रखना, ऐसी वाली कंडीशन में स्कूल चलना बड़ा गड़बड़ होता है। उसका रीजन, महिलाओं में ईर्ष्या प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। एक मैडम यदि आज 10 मिनट लेट हो गई तो अगली मैडम चला करके 20 मिनट लेट आएगी। ये 20 मिनट लेट हो गई तो अगली 30 मिनट लेट आएगी, तो बैलेंस गड़बड़ होता है स्कूल का, ठीक है ना। अब हुआ क्या, मान लीजिए आज है महीना का लास्ट 31 या 30 तारीख है आज, और उस दिन होता है हाफ डे, यानी प्रत्येक अध्यापक अपनी अपनी क्लास का रजिस्टर तैयार करता है। अब मान लीजिए ए और बी नाम की 2 मैडम हैं। ये ए नाम की मैडम अपना रजिस्टर तैयार कर रही है, बी नाम की मैडम बैठी हुई है। इस ए नाम की मैडम ने कहा कि आप बैठी क्यों हो, आप अपना रजिस्टर ही तैयार कर लो। अब ए मैडम ने तो बी मैडम से कहा कि आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो, अपना काम ही कर लो, अपना रजिस्टर ही तैयार कर लो। इधर से बी मैडम को गुस्सा आ गया और बी मैडम ने ए मैडम को सीधा सीधा खरी खोटी सुना दिया। कौन होती है तू मेरे ऊपर आदेश चलाने वाली, ऐसा मैं क्या, आज के बाद मेरे से ये मत कहना वो मत कहना। खूब इस बी मैडम ने ए मैडम को बढ़िया तरीके से खरी खोटी सुना दिया। तो बताओ, बी मैडम ने ए मैडम के ऊपर जो भी कहा अच्छा बुरा, वो कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया, आक्रामकता का। क्योंकि इधर से ए मैडम ने बी से कहा, बी को गुस्सा किधर आया, ए पर, तो बी मैडम ने सीधा अपने गुस्से का प्रदर्शन किधर कर दिया, ए पर कर दिया। तो जब कोई व्यक्ति अपने गुस्से का प्रदर्शन सीधा सीधा करे तो कहलाएगा आक्रामकता, और अपने गुस्से का प्रदर्शन किसी दूसरे आदमी पर करे तो कहलाएगा विस्थापन। अब मैं ये कह दूं कि इसी स्कूल में अगले दिन राइट जैसे 7:30 का टाइम है, तो बिल्कुल सीबीओ साहब आ गए अपने स्कूल में चेक करने के लिए। राइट 7:30 बजे लगभग सारा स्टाफ पहुंच गया, और ये बी मैडम आज हो गई कम से कम 30 मिनट लेट हो गई। ये मैडम 8 बज गए, तब तक मैडम नहीं आई, सारा स्टाफ आ गया। सीबीओ साहब ने पूछा ये बी मैडम कहाँ है साहब, थोड़ा लेट हो गई होगी किसी कार्य से। अब जैसे ही 8 बज गए, 8 बजे ये बी मैडम आई, एंटर किए स्कूल में। सीबीओ साहब ने कहा मैडम कितना टाइम हो गया, बोला 8 बज गया। बोले स्कूल टाइम क्या है, बोले 7:30। बोले क्या तेरे घर की धर्मशाला है, क्या समझ रखा है तूने इस स्कूल को, ये वो। इधर से सीबीओ साहब ने इस बी मैडम को खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। अब इधर जैसे इस मैडम को सीबीओ सुना रहे थे, सीबीओ साहब, इधर से ए मैडम को बड़े आनंद की अनुभूति हो रही थी कि बहुत बढ़िया रहा, कल तो इसने मेरे से कहा और आज ये सुनो। तो इसको बड़े आनंद की अनुभूति होने लगी ए मैडम को। अब ये बी मैडम हो गई गुस्सा, सीबीओ साहब चले गए। इस अधिकारी के जाने के बाद में पूरे स्टाफ से बिल्कुल अलग हो गई। कौन, बी मैडम। सब पूरा स्टाफ इधर बैठा है, ये अलग बैठी हुई है। कौन, बी मैडम, ठीक है ना। अब हुआ क्या, लंच हो गया, छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बाद में ये मैडम पहुंच गई अपने घर, और इधर से इसके किसी का आज थोड़ा जल्दी इसके हस्बैंड भी आ गए घर पर, और घर पर आते इसके हस्बैंड ने कहा कि यार फटाफट तू मुझे चाय पानी बना, फटाक दी से जल्दी से। तो जैसे ही इसने ये कहा, इधर से इस बी मैडम ने अपने पति पर सीधा अटैक कर दिया, प्रहार कर दिया। अब बताओ, गुस्सा इस बी मैडम को किस पर आया, सीबीओ साहब पर। लेकिन इसने अपने गुस्से का प्रदर्शन किधर किया, घर आकर के अपने या तो बालकों पर करे, अपने पति पर करे। तो बताओ, इस मैडम ने जो रक्षा युक्ति का प्रयोग किया वो कौन सी रक्षा युक्ति कहलाएगी, विस्थापन रक्षा युक्ति कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, विस्थापन रक्षा युक्ति कहलाएगी। कैसे होगी, जब कोई व्यक्ति अपने गुस्से का प्रदर्शन सीधा सीधा उस जिस पर आए उस पर न करके किसी दूसरे आदमी पर करे तो कहलाएगा मित्रों विस्थापन कहलाएगा। तो जब कोई व्यक्ति अपने गुस्से का प्रदर्शन सीधा सीधा न कर किसी दूसरे आदमी पर करे तो वो कहलाएगा विस्थापन कहलाएगा। अब इसके और उदाहरण देखना, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि सास और बहू हैं, सास और बहू में हो गया झगड़ा। तो सास और बहू में झगड़ा होने पर यदि मान लीजिए सास को गुस्सा आया इस पर
और सास ने इसे खरी खोटी कह दिया, तो बता कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग होगा? आक्रामकता। जिस पर गुस्सा है और उसी पर सीधा प्रयोग करे तो ये, और जिस पर गुस्सा है उससे कुछ नहीं कहे, किसी दूसरे पर प्रयोग करे। दोनों में झगड़ा हो गया, मान ली सास और बहू में झगड़ा हो गया, तो अब ये बहू को गुस्सा तो आ रहा है, मान के चलो इधर, लेकिन ये बहू इससे कुछ नहीं कहेगी और अपने गुस्से का प्रदर्शन घर में बर्तनों को साफ करते टाइम एक को उठाएगी, एक को पटकेगी, एक को इधर से इधर उठाया, इधर से इधर पटक दिया। तो अपने गुस्से का प्रदर्शन किस पर किया? फिर बर्तनों पर किया। तो बताओ इसने कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया? विस्थापन रक्षा युक्ति का प्रयोग किया। तो जिस पर गुस्सा आए उसी पर प्रयोग करना तो ये, और जिस पर गुस्सा आए उस पर न करके किसी दूसरे पर प्रयोग करें तो विस्थापन कहलाएगा। तो ध्यान रखना ये चीज कि आक्रामकता तो कहलाएगा जिस पर सीधा सीधा हावी होना, तो सीधे सीधे हावी होना तो आक्रामकता, और अपने गुस्से का प्रदर्शन किसी दूसरे पर करना तो विस्थापन। और समझना एक उदाहरण से, ये मान लीजिए ये तो पति है और ये इसकी पत्नी है, अब ये इसकी पत्नी रोज रोज से मायके जाने के लिए बोल रही है, ये मना कर रहा है, अब ये रोज रोज से मायके जाने के लिए बोल रही है। तो इसने क्या किया? गुस्से में आकर के सीधा कह दिया, चलो रे चिंटू विंटू, हम भी आपके साथ ही चलेंगे, हो जा रहे तैयार सब। अब ये महिला क्या करेगी? तुरंत ही बदल गई, मैं आपसे नहीं कह रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी। बताओ इसने इस पर सीधा सीधा प्रहार किया, कौन सी रक्षा युक्ति की होगी? आक्रामकता कहलाएगी। एक मैं ये कहूं, मान लीजिए ये है पति और ये है पत्नी। अब पति ने पत्नी से कुछ कह दिया, तो कह दिया, पत्नी नाराज हो गई। अब ये पत्नी इससे तो कुछ कहेगी नहीं, ये पत्नी अपने क्या करेगी? बेटे की ठुकाई करेगी बढ़िया तरीके से। तो बताओ कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगी? विस्थापन रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगी। या मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने पति से कुछ कह दिया, अब कह दिया, थोड़ी देर बाद खाने का टाइम हो गया, खाना लेकर के पत्नी इसके पास पहुंची, जैसे ही पहुंची थाली लेकर के सामने रखी, थाली को हटा दिया और मुंह ऐसे कर लिया। तो बताओ इसने कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगा? विस्थापन का करेगा। यदि दोनों में झगड़ा हो गया, पति ने बढ़िया सुना दिया इस महिला को, अब ये क्या करेगी? सूट के उठा करके सीधा अपनी मायके जाएगी। तो बताओ कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगी? ये विस्थापन रक्षा युक्ति का प्रयोग करेगी। पेपर में प्रश्न आ गया, एक बालक है, या मैं को मां की पिटाई से आहत बालक खिलौना को तोड़ करके अपने गुस्से को शांत करता है, तो कौन सी रक्षा युक्ति होगी? ये होगी। बालक की पिटाई, बालक को गुस्सा किधर आया? मां को, लेकिन मां से कुछ नहीं कहेगा, अपने गुस्से का प्रदर्शन किधर करेगा? खिलौना को तोड़ करके करेगा। तो कौन सी रक्षा युक्ति होगी? विस्थापन रक्षा युक्ति होगी। एक मां है और ये मां अपने बेटे से कह रही है, बेटा तू दूध पी ले। अब बालक दूध नहीं पी रहा है, इस मां ने बेटे की कर दी ठुकाई, पिटाई कर दी बढ़िया तरीके से। अब जैसे पिटाई की तो ये बालक को गुस्सा किधर आया? मां पर, लेकिन मां से कुछ नहीं कहेगा और सीधा एक लात मारेगा दूध के गिलास में, सीधा फैला देगा उसे। तो था इस बालक ने कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया? विस्थापन रक्षा युक्ति का प्रयोग किया। तो मित्रों ये थी आक्रामकता और विस्थापन। आगे अगली रक्षा युक्तियां हम अगले वीडियो में देखेंगे।